स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में चर्चित सिनेरियस गिद्ध की आयुसीयन स्थिति क्या है? ए वल्नरेबल, बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सी नियर थ्रेटेंड, डी इंडेंजर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नियर थ्रेटेंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में सिनेरियस गिद्ध को देखा गया है। सिनेरियस गिद्ध दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है। यह एक यूरेशियाई प्रजाति है जिसे यूरेशियन ब्लैक वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरानी दुनिया के दो सबसे बड़े गिद्धों में से एक है। यह गिद्ध पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों का पक्षी है जो विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर घास के मैदान जैसे शुष्क अर्ध खुले आवासों को पसंद करता है। यह मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण फ्रांस, मध्य एशिया, उत्तरी भारत, उत्तरी मंचूरिया, मंगोलिया और कोरिया में पाया जाता है। इसकी आयुसीयन स्थिति नियर थ्रेटेंड है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि को विनियमित करना है। 2. इसके मुताबिक राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पारित हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि को विनियमित करना है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके मुख्य प्रावधानों में निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का प्रतिस्थापन शामिल है। इस विधेयक के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसमें सीईसी और अन्य ईसी का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर बरकरार रखने का भी प्रस्ताव है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यह सिक्किम राज्य के पूर्वी सिक्किम जिले में 128 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक अभ्यारण्य है। यह भूटान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच त्रि जंक्शन बनाता है। इसे वर्ष 2000 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। उपर्युक्त अनुच्छेद किस संरक्षित क्षेत्र की सटीक व्याख्या करता है? ए मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य, बी फैम्बोंग लो वन्यजीव अभ्यारण्य, सी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या डी पंगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पंगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पंगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्यों में लगाए गए कैमरा ट्रैप ने 3640 मीटर की ऊंचाई पर एक बाघ की तस्वीर ली है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई है जहां बाघ देखा गया है। आपको बता दें कि पंगोलाखा सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 128 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भूटान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच त्रि जंक्शन बनाता है। वर्ष 2002 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया, जबकि साल 2002 में यह अधिसूचित हुआ। यह अभ्यारण्य पंगोलाखा और चोल रेंज से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही एक्टोसाइड टैबलेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के बीच सहयोग से विकसित की गई है। 2. इसे अभी तक भारत में कोई नियामक मंजूरी नहीं मिली है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में एक्टोसाइड टैबलेट ने पेल्विक कैंसर के रोगियों में रेडियोथेरेपी प्रेरित सिस्टिस के इलाज में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। एक्टोसाइड टैबलेट परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से विकसित की गई है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से मंजूरी मिल गई है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे कैंसर के उपचार में कई भूमिकाएं निभाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह टैबलेट पेल्विक कैंसर के रोगियों के लिए वास्तव में प्रभावी रही है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है,
बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य लाल सागर को किससे जोड़ता है? ए. गिनी की खाड़ी और हिंद महासागर, बी. अदन की खाड़ी और हिंद महासागर, सी. इलियट की खाड़ी, डी. हिंद महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के दक्षिणी भाग बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमला किया। आपको बता दें कि बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य पूर्वोत्तर अरब और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बीच है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। यह शिपिंग विशेषकर तेल और ईंधन के लिए एक प्रमुख मार्ग है। इसकी सीमा अरब में यमन और अफ्रीका में जिबूती और इरिट्रिया से लगती है। गौरतलब है कि भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ना व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, स्मूथ कोटेड ओटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अन्य ओटर प्रजातियों की तुलना में चिकने और छोटे फर की अपने विशिष्ट विशेषता के लिए जाना जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तेलंगाना में स्थित कवल टाइगर रिजर्व एक जलीय प्रजाति स्मूथ कोटेड ओटर के लिए एक संपन्न आश्रय स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। बता दें कि स्मूथ कोटेड ओटर एक उदबिलाव प्रजाति है जो अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में होती है। इसका नाम इसकी अनूठी फर विशेषताओं के लिए रखा गया है जो अन्य उदबिलाव प्रजातियों की तुलना में चिकने और छोटे होते हैं। यह इस विशेष उदबिलाव प्रजाति की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, इसलिए कथन एक सही है। इसे तेलुगु में नीति पिल्ली कहा जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 दिसंबर, बी 13 दिसंबर, सी 14 दिसंबर या डी 15 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 14 दिसंबर। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया। आपको बता दें कि हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाना और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। गौरतलब है कि भारत में ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अधिदेशित किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वैधानिक निकाय है। दो, यह पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तीन, इसका एक उद्देश्य एक अधिकार को विनियमित करना और भारतीय बाजार में मुक्त व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मामलों के त्वरित निपटान के लिए फाइलिंग शुल्क का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि CCI एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही है। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत पूरे भारत में अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी के साथ स्थापित किया गया है, इसलिए कथन दो सही है। इसके प्रमुख कार्यों में से एक उन प्रथाओं को रोकना है जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, इसलिए कथन तीन सही है। इसके पास बड़े विलय और अधिग्रहणों की समीक्षा और अनुमोदन करने का अधिकार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भारत में प्रतिस्पर्धा पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव न डालें, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन INS कदमत की सटीक व्याख्या करता है? ए पनडुब्बी, बी गश्ती नाव, सी पनडुब्बी रोधी युद्ध कार्वेट, डी विध्वंसक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पनडुब्बी रोधी युद्ध कार्वेट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अपनी लंबी दूरी की ऑपरेशन तैनाती के एक हिस्से के रूप में INS कदमत फिलीपींस के मनीला में पहुंचा। INS कदमत की इस यात्रा का उद्देश्य भारत और फिलीपींस के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। बता दें कि INS कदमत एक पनडुब्बी रोधी युद्ध कार्वेट है जो अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है।
यह भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी युद्धक कार्वेट में से दूसरा है। इसे प्रोजेक्ट 28 के तहत कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इस जलपोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1966 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। 2. इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। 3. इसमें केवल एशिया से 50 सदस्य देश शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्र सरकार ने $200 मिलियन के ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौता किया है। इस ऋण समझौते का उद्देश्य उत्तराखंड में विद्युत वितरण की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और निर्भरता को बढ़ाना है। गौरतलब है कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 1966 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें 68 सदस्य हैं, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों के देश शामिल हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प A सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? A. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, B. ग्रामीण विकास मंत्रालय, C. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या D. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।